कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, एक मराठी राइटर है मुक्ता बाम करके। ओके। उसने एक बहुत ब्यूटीफुल कोट बोला था। वो कोट ऐसा था कि राइटिंग इज ऑल अबाउट 80% री राइटिंग एंड 20% राइटिंग। तो आप ग्रेट ग्रेट। जितने ड्राफ्ट बनाते जाओगे उतनी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। Hey guys, welcome to the new podcast. So in today's podcast we have Rohan with us. So अभी इस podcast से आगे बढ़ने से पहले let me tell something about कि इस podcast में होने क्या वाला है. So like guys, when we write a piece, हम कोई भी पोइट्री का पीस लिखते हैं, रोहन डू अग्री कि जब भी हम कोई पोइट्री का पीस लिखते हैं तो उसके पीछे एक आर्टिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती है, एक पीस को लिखने के लिए क्या 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 फेजेस होते हैं जब वो एक पीस को लिखता है, या वो आइडिया कहाँ से आता है, वो आइडिया जनरेशन क्या होता है. So I have very first question for Rohan here is, hi Rohan. Yeah. हाय हाय। I have very first question Rohan here is कि कोई भी राइटिंग पीस अगर लिखे इंसान, so लिखते वक्त उसके एग्जैक्ट मेंटल स्टेट क्या होती है कि वो जब वो पीस को लिख रहा होता हूँ कोई भी इंसान, एग्जैक्ट मेंटल स्टेट क्या होती है कि विच मेड हिम टू राइट दैट पीस. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो यार आप बोले जा रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट पे, पहली बात तो। और मेंटल स्टेट जो होता है ना यार, जो पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा ऐसा होता है कि लाइक अगर मुझे कोई चीज फील हुई है, सपोज मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है या मैं कोई मोटिवेट फील कर रहा हूँ, तो मैं वो थॉट जस्ट लिख के रख देता हूँ। मैं उसी पॉइंट पे नहीं लिख सकता। वो सेम थॉट को बार बार री कंस्ट्रक्ट करना, उससे बार बार रीजनरेट करना एंड देन लिखना, ये मेरा प्रोसेस होता है। बाकी लोगों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लाइक किसी को लगता है कि यार जैसे जाकिर खान बोलता है कि मैं ट्रेन में जा रहा था, मुझे जस्ट फील हुआ और मैंने लिख दिया कि मैं शून्य पे सवार हूँ, गदब समय कुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो मुझे लगता है मेरा ऐसा ऐसा है यार। बट लाइक यू सेड कि आप उस एग्जैक्टली पीस का छोटा सा पार्ट लिख देते हो किसी डायरी में, किसी नोटबुक पे, ताकि वो आइडिया एग्जैक्टली कहीं पर एम्बेड हो जाए, और उसको आप बाद में कभी आप बैठे हो और आप सारे आइडियाज को एक जगह जोड़ रहे हो, तो तब आप उसको लिख सको एज अ पीस, एज अ फाइनल पीस. सो हाँ आई कैन हाँ से कि हाँ दिस इज द वन थिंग कि कोई भी अगर आर्टिस्ट कोई भी आइडिया सोच रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको पहले ही वो आइडिया आ गया और उन्होंने पूरा पीस लिख दिया हो. वो हाँ काफी हाँ सारे हाँ। फेजेस से गुजरा होगा. मे बी वो पीस उसने एक महीने पहले लिखा होगा या एक महीने पहले सोचा होगा, और उसको 3 महीने बाद उस पीस को राइट पूरा कंप्लीट कर रहा है ना. राइट सो दिस इज वन थिंग वी राइट कैन राइट टेक राइट। इट फ्रॉम हियर. कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, एक मराठी राइटर है मुक्ता बाम करके। तो ओके. उसने एक बहुत ब्यूटीफुल कोट बोला था। वो कोट ऐसा था कि राइटिंग इज ऑल अबाउट 80% री राइटिंग एंड 20% राइटिंग। तो आप ग्रेट ग्रेट. जितने ड्राफ्ट बनाते जाओगे उतनी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। तो पहला ड्राफ्ट किसी का अच्छा नहीं होता है ना, मेरा होता है। आप खुद राइटर हो, आपको भी पहला ड्राफ्ट कभी अच्छा नहीं होगा। तो आप लिखते रहिए, हो सकता है आगे जाकर वो बेस्ट पीस बन जाए। Great. So next thing I have for you is कि like I think writing is just like a meditation कि बंदा कोई meditate कर रहा है, because when we write a piece there are different emotions related to that piece कि आप कुछ भी अलग अलग emotions से गुजरे हो. So it's kind of a meditation राइट because some people write it and they put their emotions through their writing. like वो उस piece के अंदर अपने emotions डाल देते हैं and they feel कि somewhere उन्होंने हाँ अपना जो अंदर के emotions को बाहर निकाल दिए, and they feel that writing is meditation for them. So what's your call on this? इस पे आपके क्या, like what's your opinion on this? अच्छा ओके। तो देखो यार, मेडिटेशन ये पूरी तरह से अलग कंसेप्ट है और राइटिंग पूरी तरह से अलग कंसेप्ट है। हाँ, कई लोग इसको साथ में जोड़ते हैं, बट मुझे पर्सनली देखा जाए तो मैं बहुत न्यूट्रल हूँ इसमें कि लाइक मैं पूरा ऐसा भी नहीं बोलता कि पूरा राइटिंग इज मेडिटेशन, और ऐसा भी नहीं बोलता कि राइटिंग इज नॉट अ मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन सिंपली क्या होता है, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। और आप कोई भी राइटर अगर आप देखोगे ना, जावेद अख्तर साहब हर बार बोलते हैं कि आप कोई भी पीस लिख रहे हो, कोई भी राइटर लिख रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में साइमल्टेनियसली एक इमोशनल चल रहा होता है कि यार आज मैंने बहुत गरीबी फेस की है और मैं लिख रहा हूँ, तो वो पूरा दर्द निकाल रहा हूँ मैं अपना। बट साइमल्टेनियसली उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यार ये वर्ड अच्छा नहीं है, यहाँ पे राइम जुड़ नहीं रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन बोल सकते हैं, जो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो बोल सकते हैं कि राइटिंग इज मेडिटेशन। बट इसका अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आप मेडिटेशन के बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। और कई राइटर्स को होता है जो जॉब करते हैं, कॉपी राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, वो स्ट्रेस
फील करते हैं, या फिर उनका लाइक बोल सकते हैं कि वो थक जाते हैं। सो इट्स नॉट अ मेडिटेशन फॉर देम, तो ऐसा बोल सकते हैं। This we talk about all this thing. अब मैं I just have one thought in my mind. I want your opinion on this कि जैसे कि like sometimes people get depressed or they have different things bad in their life. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में इंसान के। तो now what I feel according to me कि तब the person is having a group of so much energy in them, गुस्सा, एंगर, इमोशंस, डिप्रेशन, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं इंसान के पास। तो कभी कभार पीपल कैन डू थ्रू दैट नेगेटिव एनर्जी और थ्रू दैट, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, थ्रू दैट एनर्जी दे विल डू सम नेगेटिव थिंग्स, लाइक कि कुछ डिस्ट्रक्टिव कर दिया, गुस्सा किसी चीज पे निकाल दिया, है ना, लाइक किसी हाँ हाँ किसी हाँ किसी ऑब्जेक्ट को मार दिया, या फिर किसी पे येलिंग करनी शुरू कर दी, अपनी मॉम को डांटना शुरू कर दिया, या उन पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। लाइक समझ आ मेरी बात, मेरा इमोशंस की कोई भी चीज हुई, हाँ हाँ। उससे आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है, एंड आपने उस राइट। एनर्जी को एक नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज कि जैसे कि कोई भी एनर्जी होती है, जब भी कोई हम कोई बैड फेस से जाते हैं, कभी अब एनर्जी को दो तरीके की होती है, तो जब आप बहुत डिप्रेस होते हो या आप बहुत खुश होते हो, दोनों एनर्जी हैं। हाँ। अगर आप दुखी होते वक्त उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव चीज में लगा दो, है ना, तो वो भी एनर्जी है और वो भी राइट एनर्जी है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस टाइम उसको क्रिएटिव चीज में लगा दो, मतलब आपने कोई पीस लिख दिया, तो राइट सम एक्सटेंट आपने वो क्रिएटिव चीज कर दी। तो आपका माइंड राइट जिस राइट टाइम राइट। नेगेटिव सोच रहा था, जिस टाइम आप डिप्रेस थे, उस टाइम आपने ऐसा पीस लिख दिया जो कि बिल्कुल अलग था, है ना। मतलब आपने नेगेटिविटी को भी आपके पॉजिटिव या बेनिफिट के लिए यूज कर लिया आपने। या दैट्स माय पॉइंट कि ऐसा नहीं, ओके, लोग सोचते हैं भाई कि यार ये आर्टिस्ट ना कैसे लिख लेते हैं इतना अच्छा, मतलब उनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा होता होगा तभी लिखते होंगे। इट्स नॉट दैट, इट जस्ट कि आर्टिस्ट ने वो आर्ट फॉर्म सीख ली है कि कभी भी कोई भी इमोशन हो या कोई भी एनर्जी हो, उस एनर्जी को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना चाह रहे हो या उसे डिस्ट्रक्टिवली लेना चाह रहे हो, राइट राइट क्योंकि वो राइट। तो एनर्जी है एक तरीके की, है चैनलाइज, ना। चैनलाइज कैसे चैनलाइज कर, करना बहुत जरूरी है। राइट। हाँ, और मेरा ये मानना है कि ना जिस टाइम आप ऐसे इमोशंस में होते हो ना, जैसे कि जब आप ऐसे किसी इमोशन में हो और उस इमोशन से आप बस्ट आउट हो, तो उसके बाद जो चीज निकलती है ना, दैट इज समथिंग विच इज नॉट विच इज योर ओन, विच इज नॉट कॉपीड, एंड कोई और उसको नहीं जी राइट सकता जैसे आपने जिया उसको, है ना, राइट राइट राइट। है ना। जैसे कि हम्म। इफ आई टेक एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल लो, जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल की कॉपी क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक इमोशन है, हाँ हाँ। इमोशन ऑफ लव, तो इसकी इसलिए उसकी कोई कॉपी ही नहीं कर पाया अभी तक। ऐसे ही कुछ पीसेस होते हैं जो हम लिखते हैं, शायद आपने भी, आई वांट टू लाइक नो अबाउट योर दैट पीस जो आपके बहुत क्लोज है, एंड विच यू फील कि हाँ यार वो पीस ओके आई आई ओन दैट पीस, एनी सच पीस काइंड ऑफ, ताकि एंड विच कैन रिलेट, पीपल कैन ओके रिलेट की हाँ। ओके। एक पीस है मेरा जो काफी ज्यादा मेरे दोस्तों को भी पसंद आया है, और मैं जनरली वो पीस इसलिए मैंने, मतलब मेरा आइडियोलॉजी ये है, मैंने वीडियो पे या कहीं और इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे नहीं डाला है उसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पीस मेरे बहुत करीब है, तो मैं उसको लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैं ग्रेट हर ग्रेट। बार सबको सुनाना चाहता हूँ, और मैं खुद फील करता हूँ जब जब कभी मैं सुनाता हूँ। वो पीस है मेरा पहला दूसरा प्यार करके। तो ये पहली बार वीडियो पे रिकॉर्ड होने जा रहा है किसी पे, मेरे घर वाले मार डालेंगे मुझे, कोई बट बात नहीं, आप या। उसके एक दो लाइंस बोल दो और फिर बताओ उसके पीछे का इमोशन क्या था, मेरे को बस वो बिल्कुल बिल्कुल आइडियोलॉजी जाननी कि वो कैसे लिखा आपने और कैसे आपके पास वो पीस आया, दैट होल जर्नी ऑफ अ पीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीस था मेरा पहला दूसरा प्यार। तो एक बार दिल टूट गया था तो ठान लिया था, इश्क फिर नहीं करना है, चाहे अब भूचाल आ जाए लेकिन अब नहीं बिखरना है। क्या तो बात, ऐसे आइडियोलॉजी जाती है कि पहले ब्रेकअप के बाद लाइक बहुत ज्यादा संभल के चलना है, अभी अभी ये इश्क में नहीं पड़ना है। बट वो इश्क की फितरत ही होती है ना यार, फिसल जाता है इंसान। और फिर फिसलने के बाद ये पूरा बिल्डअप किया था मैंने उसको एकदम प्रॉपरली कि लाइक उसके चैट बॉक्स से मैसेजेस से मैं कितना खुश हो जाता हूँ, मैं 10 बजे उसे मैसेज करता हूँ और 10 बजे ब्लू टिक आ जाती है। इस टाइप का पूरा बिल्डअप किया था, और लास्ट में एकदम लास्ट लाइन ये थी कि मैंने अपने शायराना अंदाज में उससे कह दिया कि मुझे कितना है उससे प्यार, और उसने बड़ी ही खूबसूरती के साथ कह दिया वी आर बेस्ट फ्रेंड्स यार। तो फ्रेंड जोन वाली कविता थी, थोड़ा कॉमेडी टच था उसको। तो ये करीब इसलिए क्योंकि इसको मैंने जिया है, और साइमल्टेनियसली मेरे दोस्तों को भी काफी ये पसंद आती है। और मेन चीज इस बात का ये है इमोशन कि लाइक इंजीनियरिंग में आकर आप किसी के प्यार में जब पड़ते हो और आपको प्रपोज करने की इच्छा होती है, तो उसके पहले का जो फेज होता है ना,
वो जो जीना होता है, इसको मैंने काफी उसके बाद में लिखा। लाइक ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है, लेकिन मैंने थर्ड ईयर के बाद में इसको लिखा। आई होप मेरी फैमिली ये पॉडकास्ट ना देखे, बट तो और वो लड़की भी ना देखे पॉडकास्ट, बिकॉज हम साथ नहीं है अभी। तो ऐसी सारी चीजें होती है। आई डोंट नो मैं कितना क्लियरली एक्सप्लेन इसको कर पा रहा इसको हूँ। मैं अब आई वांट टू आस्क की जैसे कि आपने पीस लिखा एंड देयर इज सम इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद यू फर्स्ट ईयर में हुआ, आपने थर्ड ईयर में वो पीस लिखा, ठीक है। अब आई जस्ट वांट टू नो ओवर हियर कि जैसे कि वो पीस लिखा, अब आपने उसमें बोला कि मैंने उसके अंदर कहीं ह्यूमर भी डाला है और मैंने सटायर भी डाला है, हाँ ठीक है, सरकाज्म भी हाँ डाला है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि यू टेल अस कि हाउ हम एक डिप्रेसिव सिनेरियो में से भी एक ह्यूमर निकाल सकते हैं, है ना। दिल टूटा हुआ है आपका, बस तब भी आप ह्यूमर निकाल रहे हो उसमें से, है ना। सो दिस इज एन हाँ। आर्टिस्ट ना। तो वो कैसे, आप कुछ छोटा मोटा उसमें पीसेस या कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ कि कैसे ह्यूमर निकाल सकते हैं, या आपने क्या ऐसी चीज रियलाइज करी उस पीस के अंदर सोचते वक्त, थोड़ा उसके बारे में डीप बताओ। हाँ, थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल जाऊंगा ये चीज में कि मैंने कोट पढ़ा था कि अगर अपने गरीबी के किस्से हंस हंस के सुनाना चाहते हो ना, तो अमीर बन जाओ। क्या बात। सो चीज यही है कि अगर आपको अपने कोई भी अपने साथ अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ लाइक बुरा हुआ है आपके साथ, और उसको आपको ह्यूमर में कन्वर्ट करना होगा। कोई बोलता है कि यार मेरी लाइफ बनौती है, ये सारी चीजें, वो हो रहा, किसी का इंजीनियरिंग हो जाता है तो वो गलती लगती है किसी को। तो इसमें अगर ह्यूमर निकालना होगा ना, तो आपको थर्ड पर्सन से वो चीज को देखना चाहिए। आप जब उससे बाहर निकल जाते हो, तभी आप ह्यूमर क्रिएट कर पाते हो। आप उस चीज में फंस के कभी नहीं निकाल पाते ह्यूमर। ग्रेट, दिस इज अ बिकॉज आप नाइस अगर पॉइंट। आपको हाँ, दिस इज नाइस या पॉइंट कि आपको यू अगर सी योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन एंड देन यू राइट। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली या हाँ। ग्रेट। ऐसे ही और लाइक, एज अ राइटर, या बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल बोलिए बोलिए। एज अ राइटर मुझे एक और चीज लगता है कि आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको इमेजिन करते आना चाहिए। कई बार होता है, एक गीत चतुर्वेदी करके एक राइटर है, मैं बहुत पढ़ता हूँ इसलिए मैं रेफरेंस बहुत दे रहा हूँ कि एक गीत चतुर्वेदी करके राइटर है। वो एक चीज बोलते हैं कि आप अपने साथ कोई इंसिडेंट हो जाए और आपको अगर लिखना हो, उसको प्रेजेंट करना हो, तो ऐसा समझ लो कि आप फिक्शन स्टोरी लिख रहे हो। आप कोई भी रैंडम स्टोरी लिख रहे हो, आप फिक्शन लिख रहे हो। आप अपना एलिमेंट डालो और फिर उसमें डालो डालो कि आप लाइक क्या मसाला डाल सकते हो, क्या चीजें उसमें डाल सकते हो, सारी चीजें डालो। और उसके बाद अपना एलिमेंट निकाल लो उसमें से, और देखो वो राइटअप कितना अच्छा होता है। अगर वो नाइस, राइटअप अच्छा बन रहा है तो लाइक आप अच्छा लिख रहे हो। ग्रेट ग्रेट। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई आई फाइंड कि पीपल हु आर वाचिंग दिस, दे फील कि दिस इज समथिंग कि इफ यू वांट टू राइट समथिंग ह्यूमरस अबाउट अ पीस जो कि बहुत डिप्रेसिंग है आपके लिए या बहुत इमोशनल था, टू सी योरसेल्फ एज अ थर्ड हाँ पर्सन। जैसे कि ऐसे ले सकते हैं कि आपका ब्रेकअप हुआ, बट आपका एक दोस्त था जो कि बहुत ही जिगरी दोस्त है, और वो अब भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि यार क्या तू प्यार के चक्कर में पड़ गया। तो वो क्या सोच रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, आप उसको लिखो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, है ना। एग्जैक्टली 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 exactly. और वी कैन से दिस वे कि अगर आप किसी लड़की के बारे में कोई पीस लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले लड़की की तरह सोचना पड़ेगा एज अ गर्ल, देन यू कैन जस्ट डू जस्टिस हाँ टू दैट पीस, है ना। ये आप बोलना चाह रहे हो यहाँ पर। हाँ हाँ I totally get your point. एग्जैक्टली This is something great, guys. This is some great point. I have more questions. Let me have next question. This is a like the best question I ask to each and every point. That what makes you feel to write? What makes you to feel right? This is a very common question. यार मैंने जैसे अभी भी बोला ना कि आई राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ऐसा कोई इसका खास आंसर नहीं है। आप किसी भी राइटर से पूछोगे, मैं बहुत फिलोसॉफिकल आंसर दे सकता हूँ कि यार मुझे मतलब फील होता है, मुझे लिखना है, मैं बुक निकालता हूँ, मैं अपना लैपटॉप निकालता हूँ, फिर ये सारे फिलोसॉफिकल आंसर है। मुझे लगता है कि आप मुझे सच सच पूछोगे तो मेरे को जब भी रैंडम ख्याल आता है मैं लिख लेता हूँ। मैं इतना सोचता नहीं हूँ इसके बारे में कि यार मेरे को लिखना है एंड फिर ये अच्छा होगा बुरा होगा। जस्ट राइट, खत्म। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके पीछे कॉमा नहीं है कि आगे और आपको बोलना है। तो व्हाट मेक्स मी फील राइट, ये सिंपल है कि यार टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कभी भी कोई मोमेंट आया, फील आया, लिख दो। इसका Great, मेरे पास भी ऐसा कुछ खास आंसर नहीं है। great. Okay, next question I have is ki, this is a very like this question is something which is my favorite. What is a myth about all the writers? There are some myths about writers कि यार ये तो दिल टूटे होंगे, या फिर इनके साथ लाइफ में कुछ हाँ ऐसा हुआ होगा. These are myths about writers. हाँ So I want you to हाँ break हाँ। that myth. Is it true or is it not true?
ओके, सो सबसे पहला मिथ है कि राइटर बहुत ऐसी पहाड़ियों पर जाकर शांति से बैठते हैं एंड देन उनको कोई पीस पूछता है एंड देन वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। राइटर जनरली, मैं कहाँ पर लिखता हूँ, मैं लैटरिन में बैठकर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को थॉट्स वहीं पर आते हैं सबसे ज्यादा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि कोई पहाड़ियों पे जाके लिखता है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि राइटर हमेशा लाइक ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, वो कभी लाइफ एंजॉय नहीं करते, वो देखते रहते हैं कि मेरे को कहाँ पे स्टोरी मिलती है। बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत लाइफ एंजॉय करते हैं, आप खुद राइटर हो भाई, बहुत लाइफ एंजॉय करते करते हैं, पर कई बार होता है कि कोई चीज पकड़ लेते हैं और उसको बाद में लिख लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो मिथ मुझे लगता है कि राइटर हमेशा सैड रहते हैं। अगर कोई सैड राइटिंग करता होगा या नॉवेल लिखता होगा जिसमें ब्रेकअप एंड ऑल है, तो इसका क्लियर कट बताओ तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। वो बहुत एंजॉय करते हैं। अब जैसे याया बूटवाला या अमनदीप सिंह वगैरह जो है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरीज वगैरह भी लिखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजॉय नहीं करते भाई, वो भी पार्टी करते हैं, वो भी चिल करते हैं। पर जब आप वो मोमेंट पे लिख रहे होते हो ना, तो आप वो चीज को वो फीलिंग को रीजनरेट करते हो एंड देन लिखते हो। ग्रेट यार, दिस तो इज बस हाँ, ये चीज है। इवन आई फील द आपको भी कुछ सेम थिंग। पता होगा तो जरूर। या हाँ इवन आई फील द सेम थिंग कि पीपल डू हैव दिस मिथ की ना, जैसे कि एक एक मैंने कहीं पर एक स्क्रीनशॉट पढ़ा था कि कभी बनो तो किसी राइटर का बॉयफ्रेंड बनो ताकि तुम उसकी एक कहानी बन पाओ, है ना, कहीं मैंने सुना था ये। तो जिसे मतलब हमको लगता है कि राइटर लाइक काफी ये मिथ्स हैं कि जो राइटर है, मतलब राइटर का क्या होता है, राइटर इज समवन की जो कि इमोशंस को 100% जीता है, किसी भी इमोशन को। हाँ अगर वो सैड लिख हाँ रहा है तो वो सैड में 100% घुस जाएगा। अगर वो लाइफ में बिंदास है तो वो बिंदास रहेगा उस टाइम। तो अगर वो पहाड़ियों में घूम रहा है तो वो पहाड़ियां एंजॉय कर रहा है उस टाइम अपने पीस के बारे में नहीं सोच रहा। एग्जैक्टली ठीक है। अगर वो ब्रेकअप के बारे एग्जैक्टली। में लिख रहा है तो ब्रेकअप के बारे में इतना घुस जाएगा कि लोगों को लगेगा इसका हुआ ब्रेकअप, हाँ है ना। और अगर वो इतना एक्साइटेड हाँ कुछ पीस के बारे में लिख रहा है तो उसको लगेगा भाई इसके साथ ये हुआ है, ऐसा नहीं है। इट जस्ट कि वो पर्सोनिफाई कर लेते हैं उस चीज को ऐसा कि मैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊं, सोचूं कि मैं ऐसा हूं, तब मैं लिखूं, तब मैं जस्टिस कर पाऊंगा पीस के। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान के साथ वो हुआ है, इट नॉट अ केस। हाँ ठीक हाँ है, सो दिस इज अ मिथ एग्जैक्टली। विच आई एक थिंक। एक हाँ एक इस हाँ, एक इसके बारे में एक किस्सा है, मैंने सुना था एक मुशायरे में कि शिव बटालवी करके, एक शिव बटालवी शायद, आई एम नॉट क्लियर, शायर का नाम नहीं लेता हूँ मैं, बट वो एक शायर थे, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। अब क्या होता था कि लाइक ड्राई डे था उस दिन, और ये रात में एक बहुत फेमस गाना निकला है क्योंकि इससे, वो ओके रात को गए और दारू मांगने गए। तो वो बोले कि आज भाई ड्राई डे है, आज आपको दारू नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। और रात भर रुके रहे सिर्फ दारू लेने के लिए, और जैसे सुबह वो गए 6, साढ़े 6, 7 बजे जैसे उनका दुकान खुला, वो दारू लेने गए। तो दारू देखते ही उनके मन में से कुछ लाइन निकली कि आज दिन चढ़े या तेरे रंग भरे या फूल सा खिला है आज दिन। क्या अच्छा और अब ओके। मैंने ऐसा कुछ तो भी, जो गाना गाना जो है कौन सी मूवी का है वो, लव आजकल मूवी का, तो उस पे से वो गाना बना है। तो लाइक उन्होंने किस रेफरेंस में बोला था और ये चीज किस रेफरेंस में हाँ, चल रही है। पीपल आर थिंकिंग कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, यार दिन चढ़िया तेरे रंग भर गया। एग्जैक्टली एंड वो उन्होंने पर्सोनिफाई किया एग्जैक्टली एक वाइन की बोतल को और उसको। सो दिस इज समथिंग ग्रेट यार। एग्जैक्टली। हाँ, दिस इज अनदर एग्जांपल यू हैव या गिवन कि इंसान किसी भी चीज को जैसे कि वो कुछ और सोच के ले रहा है, बट आई थिंक कि ना ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस के मतलब अपनी डेफिनेशन होती है कि वो उस चीज को कैसे रीड करे। हाँ जैसे अगर मेरी लाइफ में एक चीज एग्जैक्टली ऐसी हुई, मैंने एक पीस पढ़ा, अब मेरे ऊपर है कि मैं उस पीस से क्या लेना चाहता हूँ, हाँ है ना। तो दिस इज समथिंग कि ऑडियंस के ऊपर होता है वो उस पीस से क्या लेना चाहता है। कुछ कोई इंसान किसी राइट। पीस से ज्यादा रिलेट कर लेता है बिकॉज उसको पता होता है उसकी लाइफ में वो चीज हुई है। और मेरी शायद राइटर ने उस वे में लिखा बट उसने उसको अदर वे में लेके बहुत खुश हो गया वो इंसान, है ना। सो हाँ हाँ दीज हाँ। आर द मिथ्स, दिस इज वेरी नाइस। आई थिंक और कि दिस और इज और यार एक मिथ है जो मुझे शायद से यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है, कि लोग कहते हैं कि राइटर इंट्रोवर्ट होते हैं। ये बहुत गलत चीज है। राइटर इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं होते। वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये बोलना चाहूंगा मैं कि वो अपनी कंपनी इतनी एंजॉय करते हैं कि उनको गरज ही नहीं है लोगों की, उनको जरूरत नहीं है कि मैं लोगों के साथ एंजॉय करूं भाई। कई बार होता है कि वो खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। और जो राइटर्स एम्बीवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, वो तो भाई सैल्यूट है उनको। मैं खुद एम्बीवर्ट हूँ, क्योंकि तो लाइक आप अपना टाइम निकाल के इंट्रोवर्ट में आप लिख लेते हो और एक्सट्रोवर्ट बन के आप लाइफ ऑब्जर्व कर लेते नाइस नाइस। इस पे मेरा ये कॉल है कि ना
लाइक तुमने जैसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बोला, तो मेरे को ये लगता है कि ना, जैसे कि जो राइटर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दे जनरली राइट पीसेस, मतलब वो वही पीस ओपन माइक में परफॉर्म करते हैं जो पीस वो दुनिया को बता सकते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट हाँ। होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कभी भी वो पीसेस नहीं गा सुनाते लोगों को जो वो खुद के लिए लिखते हैं, because there are pieces बिल्कुल। which we want to perform and there are pieces which we don't want to perform। और ये एक्सट्रोवर्ट्स के साथ होता है कि वो पीस कभी परफॉर्म नहीं करते जो वो अपने लिए लिखते हैं। ठीक है, एक हाँ राइटर की हाँ। जर्नी होती है, पहले वो खुद पे लिखना स्टार्ट करता है और फिर वो दूसरों को लिखना स्टार्ट कर लगता है। भाई ये जर्नी होती है राइटर की। सो दिस आई फील अबाउट यू एग्जैक्टली। टोल्ड अबाउट एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट ना, तो मेरा ये इस पे कॉल था। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपल हु व्यूअर हु आर वाचिंग अस, हु वांट्स टू राइट, like everyone have their own style of writing, yeah, हम्म। but as a writer what is the exact process and how one can identify what is his style of writing? कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि मेरा क्या स्टाइल है और क्या प्रोसेस होता है राइटिंग को लिखने का? ओके, तो डिस्क्लेमर ये है कि ऐसा कोई खास प्रोसेस किसी का नहीं होता है, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। या ओके, वो प्रोसेस ढूंढने में ही कई लोगों को 30-40 साल लग जाते हैं। मतलब गुलजार साहब ने एक बार बोला था कि मेरे को खुद का प्रोसेस मिलने में ही 20 साल लग गए, और उसके पहले उनके इतने फेमस गाने आ चुके हैं, इतने फेमस शेर आ चुके हैं। तो बेसिकली मैं मेरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा प्रोसेस मैंने जैसे कि आपको बताया कि लाइक रैंडमली रोड पे चल रहा हो, मुझे कोई कपल दिख गया तो मुझे लगता है यार इसे को थर्ड पर्सन से लिख सकता हूँ क्या। रैंडमली चल रहा हो, कोई गरीब बच्चा दिख गया जो रोटी के लिए तरस रहा है, तो वो थॉट मैं पकड़ लेता हूँ, उसको उसी टाइम पे नहीं लिखता, मैं थॉट पकड़ लेता हूँ, या तो व्हाट्सएप पे लिख लूँ या अपनी डायरी में नोट डाउन कर लूँ। एंड देन उसके बाद जब कभी ऐसी रात में रैंडमली, और मेरे को जनरली मैं लिखने का मूड जब होता है ना मेरा, रात को बनता है 3 बजे, रात को 4 बजे, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में उठे उठे। जैसे मैं जनरली मैं वॉशरूम में लिखता हूँ भाई, नो मतलब नो इसमें नो ऑफेंस, हाँ इट्स जजमेंट। हाँ हाँ। मैं वॉशरूम में जाकर बैठता हूँ शांति से, मेरे को सबसे ज्यादा शांत जगह लगती है वो आजकल, मतलब राइटर्स की पहाड़ी उसको बोल सकते हैं अपन। तो वहां पर जाकर लिखता हूँ, और पीस लिखने का मेरा प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस ये होता है कि कोई भी पीस जब लिखने बैठता हूँ, तो सबसे पहले तो यार मैं लाइक कोई गजल लिख रहा हूँ तो एक गजल लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको रदीफ और काफिया मिलाना आना चाहिए। तो आप अगर पहला जो शेर लिखते हो, अब पहला शेर अगर आपका लिख लिया तो नेक्स्ट शेर आप जो मतलब गजल का जो फॉर्मेट होता है कि पहली लाइन में आप एस्टैब्लिश करते हो और नेक्स्ट लाइन में आप झटका देते हो कि भाई ऐसा कुछ शेर है, लाइक कोई भी रैंडम शेर ले लिया अपन ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान निकले। तो ये गालिब का शेर था। तो डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस क्या है। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। तो ओके, ये बेसिकली मेरा प्रोसेस है। हाँ। आई गॉट इट, जो आपने पॉइंट बोला ना, इस पे मेरे को एक बात, जिसमें मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक राइटर कैसे पहचाने कि उसका राइटिंग स्टाइल क्या है। जैसे कि हर एक का अपने का राइटिंग स्टाइल अच्छा। होता है, वो कैसे पहचाने कि उसका राइटिंग स्टाइल क्या है। इस पे आपने एक बात बोली अभी पीछे की, इवन आई स्किप दैट थिंग जो आपने बोली, उस पर मेरे को एक चीज कॉल आई थी, बट आप पहले इसका आंसर दो, फिर मे बी आई रिमाइंड दैट एंड आई आस्क यू बिल्कुल दैट थिंग कि एक बिल्कुल। राइटिंग स्टाइल कैसे पहचाने। एक कोई भी अगर ऐसे, ये तो आपने बात बोली जैसे कि हम खुद लिखते हैं, हमें पता है ये कि रतीफ क्या है, और जैसे कि कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे ये हम तब सीखते हैं जब हम कुछ लिखना जान गए हैं। बट अगर मैं अभी बिगिनर हूं और मेरे हम्म। को कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, तो एक अच्छा प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या होगा जब आपने स्टार्ट ही किया है, और मैं कैसे पहचानूं कि मेरा स्टाइल ये है? अच्छा। अमन भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एक, कि आप जब गाड़ी नई नई सीख रहे होते हो तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो, पहली शुरुआत कैसे करते हो आप नई मैं गाड़ी उसके सीखने की? एसेसरीज, या फिर मुझे ड्राइवर बताएगा उसके एसेसरीज क्या है, गियर कैसे डलेंगे, एक्सेलेरेटर कैसे देना है, ठीक है। देन आई लुक फॉर कि जो जो इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहे हैं वो, कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर का काम क्या होता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर कितना यूज है कार के अंदर, ये वाला मिरर का क्या यूज है। देन फिर एग्जैक्टली। धीरे धीरे पहले गियर पे डाला, फिर बैलेंस करना सीखा, फिर आगे पीछे, मतलब ऑल द एसेसरीज। अच्छा, सो बस इसी का एग्जांपल, इसी का रेफरेंस दूंगा कि आप कोई ड्राइविंग स्कूल जब जाते हो ना, तो अपने यहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल है, जिसका नाम है गुलजार की राइटिंग, जिसका नाम है राहत इंदौरी की राइटिंग। सो आप इनकी राइटिंग पढ़िए। जब आप इनकी राइटिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये मीटर में ऐसा शेर होता है, ये मीटर में ऐसा लिखा जाता है,
नज्म जो होती है उसको कोई मीटर की जरूरत नहीं, पर पोइट्री में हमेशा रिदम होना चाहिए। तो रिदम कैसे पहचाने? गाने में सिर्फ रिदम नहीं होता है, पोइट्री इज ऑल अबाउट रिदम। जैसे वो गली बॉय में भी बोलता है कि रैप इज ऑल अबाउट क्या है, पोइट्री और रिदम। तो हम्म पोइट्री में भी रिदम होता है भाई। तो आपको रिदम पहचानना आना चाहिए। रिदम सब में, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि सब में रिदम होता ही होता है। तो आपको सिर्फ वो रिदम पे शब्द रखना है। और पहला ड्राफ्ट आपका कभी अच्छा नहीं बनेगा। कभी गलती से भी ओपन माइक या कहीं पे भी जाओगे तो पहला ड्राफ्ट गलती से भी नहीं सुनाना। पहला ड्राफ्ट उनको सुनाना जो आपके बहुत क्लोज वन है, जो आपको बहुत ज्यादा जज करते हैं, उनको सुनाना। ताकि वो आपको बोल देंगे कि भाई बहुत बेकार लिखा है, छोड़ दे। ये मेरे को, मैं कई लोगों को सुनाता हूँ तो वो बोल लेते हैं भाई क्या लिखा है, ये बंद कर दे, मत मत लिख, मत लिख, मत डाल इंस्टा पे। तो ये चीजें होती है। और और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार होता है कि लोगों के जजमेंट से हम सोच लेते हैं कि यार ये मेरा बुरा है, तो मैं इसको कहीं डालू ही नहीं, या मैं इसको मतलब जस्ट दिमाग में रख देते हैं थॉट और उसको निकालते नहीं। इसको आगे मैं बात करूंगा एक और, अगर जब ब्लॉक वॉक की बातें करेंगे। तो यही मेरा आंसर था ओके आपके क्वेश्चन के लिए। ओके ठीक है। जैसे आपने वो बात बोली ना, जिसकी स्टार्ट, हम कोई भी गजल लिखते हैं तो उसका स्टार्ट ये होता है, इसका एंड ये से होता है। तो अभी मेरे को किसी हाँ। राइटर का नाम नहीं आता, बट उनका राइटिंग स्टाइल मुझे ऐसा था कि ना, वो कभी कभार जैसे जाकिर खान भी कई बार वो उनके शायर काफी पढ़ते हैं, तो उनका राइटिंग स्टाइल हम्म ऐसा था कि जैसे कि पहले लाइन में उन्होंने कोई बात कर दी यहाँ की, मतलब बहुत ऊंची बात कर दी, और दूसरी हम्म। लाइन में बहुत ही नीचे बात मतलब कंपैरिजन बहुत वाइड कर दिया, बहुत वाइड कंपैरिजन है, दो चीजों को कंपैरिजन हाँ किया। हाँ। और वो बहुत ही, यू कैन से, बहुत ही एक्सट्रीम कन्वर्जन है, मतलब कंपैरिजन है, एक्सट्रीम कंपैरिजन है। मैं भी कोई एग्जांपल नहीं दे पा रहा उस चीज का। मतलब एक्सट्रीम कंपैरिजन मतलब कि आप किसी एक बड़ी चीज को किसी एक आम वस्तु से कंपेयर कर रहे हो, है ना? तो उसको, हम्म। वो फिर पता क्या होता है, उसका वो इम्पैक्ट आता है ना सेकंड लाइन में, कि आपका माइंड में हाँ। जो साइकोलॉजी में आप यहां से यहां तक ट्रैवल कर गए, यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट राइट राइट। तो वो ट्रैवल जो करता है हम्म। ना, जो इमोशन या उस वर्ड से, तो वो बहुत खूबसूरत निकल के आता है। कहीं को ये राइटिंग स्टाइल होता है। और राइटिंग हाँ, स्टाइल, मेरे मेरे हम्म मेरा इस पे एक शेर था कि बच्चा था तो लगता था आसान है जिंदगी, बच्चा था तो लगता था आसान है जिंदगी, बड़े होकर पता चला दुश्वार है जिंदगी। हम्म बड़े होकर पता चला दुश्वार है जिंदगी। अ, मौत को, मैं भूल गया। हाँ, मौत को क्यों इतना कोसता है इंसान, मौत को क्यों इतना कोसता है इंसान, तुझे क्या लगा वफादार है जिंदगी। क्या बात है। तो यही यही अच्छा, ये राइटिंग स्टाइल के बारे में मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज ना, हर कोई ना आजकल के टाइम में क्या होता है, कॉपी बहुत चल रहा है। मतलब जैसे कि स्टैंड अप कॉमिक्स भी होते हैं या फिर हाँ। राइटर्स होते हैं, तो हर कोई सोचता है कि यार ये अच्छा है तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ। तो मेरे को क्या लगता है एज एन हाँ। आर्टिस्ट, कि हर एक का ना अपना स्टाइल होता है। राइट। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे कोई और नहीं लिख पाएगा। जैसे तुम लिख रहे हो उसको तुम ही जस्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं मुनावर फरूकी का इंटरव्यू देख रहा था, तो मुनावर फरूकी ने ये बोला कि जब मैं स्टैंड अप स्टार्ट कर रहा था ना, कोई भी राइटिंग लिखने के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आए, उन्होंने बोला कि भाई ये मत परफॉर्म कर, ये नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि वो कॉमिक्स थे, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी, बट मैंने फिर भी परफॉर्म किया। और जब मेरा चल गया, हाँ तो लोग अब उसे कॉपी कर रहे हैं। अब लोगों को पता है कि वो एक स्टाइल नया है। तो आपके हाँ पास हाँ हाँ। ऐसे भी लोग आएंगे काफी, जो आपको समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं लिखते। मतलब वो आपको बोलेंगे कि ये नहीं हाँ हाँ चलेगा, हाँ। मतलब ये नहीं चलेगा, बट मे बी एज एन कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है, तो वो शायद आपके लिए चल जाए, है ना? दिस इज माई पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू। हाँ। तो राइटिंग स्टाइल ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कॉपी कर लोगे। आप देखो आप कैसे वर्क करते हो, कैसे प्रोसेस करते हो, आप चीजों को कैसे फ्रेम कर रहे हो, आपका राइटिंग स्टाइल अपना निकल आएगा। हाँ, बट जो आपने बात बोली कि सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उससे आपको राइट। प्रैक्टिकलिटी और वो न्यूएंसेस पता चलते हैं कि राइट एक मीटर क्या होता है, ये सब चीजें जो उसको डीपली सीखना चाहते हम्म। हैं। पर स्टोरी टेलिंग के लिए आई डोंट देखो। थिंक सो। हाँ, स्टोरी टेलिंग के लिए आपको इसलिए कि आपको वर्ड से खेलना आना चाहिए, वही है बस स्टोरी टेलिंग हाँ का वो। हाँ बिल्कुल। राइटिंग के लिए और एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे को पर्सनली, ये मेरा थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के जितने भी आप थॉट फिलहाल लिख रहे हो ना, वो सारे थॉट्स पहले से लिखे जा चुके हैं। राइटर्स का बस कमाल यही है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी स्टाइल में वो थॉट को प्रेजेंट करता है। बस वो कुछ अलग नहीं कर रहा है, अपने नाइस। शब्द पिरोकर अपने से रखता है।
नाइस नाइस नाइस। ओके, तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं अभी। दिस थिंग आई वांट टू डिस्कस बिकॉज जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं नाम भूल गया उनका यार, बहुत फेमस है उनका नाम, वो काफी सटारिकल पोएट्री, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, उनका नाम भूल गया मैं। इफ यू अच्छा, कैन। वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर। तो वरुण ग्रोवर के अगर आप देखोगे, उनका राइटिंग स्टाइल काफी सटारिकल होता है, उनकी बड़ी फेमस कविता है मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, हाँ है ना। तो हाँ सटारिकल एक पीस क्या होता है, एक सटायर क्या होता है, आप वो थोड़ा डीपली समझाओगे सटायर होता क्या है, सटायर का मेन मकसद क्या होता है, सटायर में आप बात बोलते हो पर तब भी कैसे पूरी बात नहीं बोल के भी बोल जाते हो, है ना, वो सटायर होता हाँ, है। तो एक सटायर क्या होता है बेसिकली, जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं या फिर वो सटायर सीखना चाहते हैं कि एक सटायरिकल पीस कैसे लिखा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या अमन भाई, अपने को बचपन में लोग बोलते थे, अपन चिमटी काटना बोलते थे, लाइक अपन ने चिमटी काटी तो वो हम्म। चुभती भी है, आगे वाले को दुखता भी है उससे, पर उसको ठेच नहीं पहुंचती है, तो वही सटायर होता है। क्या बात है, बहुत ही आप किसी आपने की चिमटी आपने काट इसको रहे हो। आपने इसको जमीन से कहते हैं ना उठा के समझा दिया ये बात को, कि आप किसी को चिमटी काट रहे हो, बिल्कुल। उसको वो टच हुआ बट उससे वो ऑफेंड नहीं हुआ। ऑफेंड एग्जैक्टली। मतलब आपने उससे बात पहुंचा दी, उसको पता है कि ये बात बोली मुझे रही है बट मेरा हाँ नाम कहीं नहीं लिया गया, है ना। एग्जैक्टली, मतलब तो आप जस्ट चिमटी काटना है, आप कागज नहीं दिखाओगे में भी पूरा अगर पढ़ लोगे ना, तो वहां पर नहीं दिखेगा आपको कि किसी को पॉइंट आउट किया पॉइंट गया है, आउट पर किया आप गया समझ जाओगे कि कि किसके लिए। किसको इशारा है वो। नाइस एग्जैक्टली। नाइस, दिस इज समथिंग। और अब मुझे ये लगता है सटार लोगों को इसलिए इसलिए पसंद इतना आता है, वरुण ग्रोवर के इतने गाने होते हैं, जैसे कि एक वो गवर्नमेंट के ऊपर गाना था, आई एम फॉरगेटिंग दैट सॉन्ग, उन्होंने लिखा था किसी के साथ कोलैब करके, गवर्नमेंट के ऊपर गाना था, मैं वो भी भूल गया। ठीक है, तो उनको इसलिए लोग पसंद करते हैं बिकॉज उनका जो वे ऑफ सटारिकल वे है ना, लोगों को ये बहुत पसंद आता है। जब और आजकल ना सरकाज़म बहुत फेमस हो चुका है, मतलब अगर आप कॉमेडी में भी देखो, अब नॉर्मल लोगों से बात करो, जो लोग हाँ सरकास्टिक होते हैं ना, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं आजकल, बिकॉज सरकाज़म इज ऑल अबाउट कि यार, वो बोलते हैं ना कि क्या प्रो भाई, क्या तूने जोक मारा है ना, कि अपनी बात हाँ भी कह दी, हाँ। और है ना, उसको बोलते हैं स्मार्टनेस, हाउ विटी यू एग्जैक्टली। आर। तो विटनेस को लोग हाँ आजकल बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए मेरे को लगता है सटारिकल कॉमेडी और सटारिकल पीसेस को लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल, है ना। बिल्कुल। नाइस। ओके, सो ये पॉलिटिकल सटायर के बारे में हमारा थोड़ी बहुत बात हो गई। अब ये तो हो गया, हमने एक पीस लिखना स्टार्ट किया है, बट एक पीस लिखने के बाद ना एक एक जो आर्टिस्ट होता है किसी पॉइंट पर रुक जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। सो हाउ हम्म। एज एन आर्टिस्ट डू यू फील कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग। ओके। देखो, इस पे मैं दो पॉइंट बोलना चाहूंगा। आपने जो ब्लॉग की बात की उस पे भी एक राकेश तिवारी करके पोएट है, ज्यादा मकबूल नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनते उनको, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, उनकी बहुत टारगेट ज्यादा ऑडियंस लोग सुन। उनकी टारगेट ऑडियंस हाँ, के अलग ही लोग हैं मतलब। मतलब हमारे हमारे नागपुर साइड में एक डायलॉग बोलते हैं कि कम में बम है, हम्म। कम है पर बम है, बस वो है उनका सीन। तो वो हमेशा बोलते हैं कि राइटर ब्लॉक करके ऐसी कोई चीज होती नहीं है भाई। मैं इसको नहीं मानता, बट स्टिल इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। वो ऐसा बोलते हैं कि राइटर्स ब्लॉक करके कोई चीज नहीं होती, मैं जस्ट उनका थॉट बता रहा हूँ। उनका थॉट ऐसा होता है कि आपको ब्लॉक कब आता है, आप कब नहीं लिख पाते हो, जब आप कोई अच्छा पीस लेते हो, आपने एक लेवल सेट कर दिया है अपना, और आप चाहते हो कि आपका हर पीस वो लेवल से अप जाए। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप आर्टिस्ट हो, आप क्रिएटिव पर्सन हो, एक पीस यहाँ पे जाएगा तो दूसरा यहाँ पे जा सकता है। आप ट्राई कर सकते हो इसके ऊपर ले जाना, पर हर बार ऊपर नहीं जाएगा। बट आप क्या करते हो, जब पीस नीचे जा रहा है ना, तो उसको बाहर ही नहीं निकालते, आप यहाँ पे रहने देते हो। और क्या होता है, यहाँ पे डस्टबिन बनते जाता है, वो कचरा जमा होता जाता है। तो उनका सिंपल बोलना है कि आपका कैसा भी पीस हो, उसको जस्ट बाहर निकालो। जब आप उसको बाहर निकालोगे, अच्छे नए आइडियाज आएंगे और आप लिख पाओगे। दिस इज तो ये नाइस तो थॉट कि रहा उनका थॉट। हाउ यू कैन इम्प्रूव। आपका क्या कॉल है इसके ऊपर, ये तो राइट। उनका थॉट है, व्हाट्स योर कॉल, हाउ वी कैन इम्प्रूव। बेसिकली मुझे लगता है यार, ब्लॉग तो आता है राइटर्स को, मैं ये चीज भी बहुत फॉलो करता हूँ, तो जिससे मेरे को थोड़ा दिलासा मिल जाता है। एंड मुझे लगता है ब्लॉग जब आता है तो आपको राइटिंग छोड़ देना चाहिए, आपको शांति से बैठना चाहिए, आपको बाकी चीजें करनी चाहिए जो हर राइटर्स बोलता है। बट ऑफ रिपीटिंग चीज है ये कि लाइक थोड़ा घूम के आओ, थोड़े मजे करो। बट मेरा जो टेक है इस पे कि यार, बस गाने सुनो। आप जितने ज्यादा गाने सुनोगे, आपको उतना इमोशन फील होगा और आप लिख पाओगे। सिंपल टेक है, मैं सिंपल यही चीज करता हूँ। इसके अलावा तो मैं तो आज तक की कुछ नहीं किया। मैं पहाड़ियों में घूमने नहीं गया, मैं जस्ट ईयरफोन लगा लेता हूँ अपने,
साइलेंट गजल सुनना, या फिर जो जो आपको म्यूजिक पसंद है, जस्ट लिसन म्यूजिक, आपको लिखने का मूड फिर से बन जाएगा आपका। नाइस नाइस, बिकॉज जब आप लोगों का अच्छा सुनोगे तब तो आपको अच्छा लिखने की एक प्रेरणा मिलेगी और आपको एक अंदर से वो आएगा कि यार मैं क्यों नहीं, है ना, वैसे वाला सीन। ओके एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली, हाँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज कि व्हाट डू यू फील अबाउट राइटर्स ब्लॉक एंड हाउ टू ओवरकम दैट। ये आपने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर दी है। हाँ, ओवरकम दैट, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं हम, मतलब इसके बारे में अगर और कुछ अब अच्छा। बताना चाहो कि कैसे उसे ओवरकम हाँ, कर अभी जो सकते बताया मैंने, जी जी जी, अभी जो बताया मैंने, सॉन्ग सुन सकते हैं, ये एक तो चीज हो गई। और जो बाकी राइटर्स बोलते हैं वो जस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ चीजें, कि लाइक आप कहीं पे घूमने जाओ, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करो, अगर आपको पार्टी करना पसंद होगा तो आप पार्टी में जाओ, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद होगा तो आप बुक्स पढ़ो, लेकिन राइटिंग से ब्रेक लो। जब आप किसी चीज से ब्रेक लेते हो तब आपको समझ में आता है कि आप कितने लॉयल हो वो चीज के प्रति। तो नाइस। लाइक अगर आप 7 दिन के लिए ब्रेक ले रहे हो तो आप एक बार ऑब्जर्व करो 7 दिन के बाद कि मेरे को ये 7 दिन में कितनी तलब हुई राइटिंग करने की। तो आपको वो जेन्युइनिटी भी पता चलेगी कि आप लाइक सीरियसली मतलब नाम फेम के लिए कर रहे हो, या आपको जनरली लगता है कि मेरे को राइटिंग करना चाहिए। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर आप जस्ट अपने मतलब लाइक हैप्पीनेस के लिए लिखते हो तो काय को राइटर ब्लॉक का टेंशन ले रहे हो बे, हम्म, हैप्पीनेस के लिए लिख रहे हो ना आप, सही है सही काय है। को टेंशन ले रहे हो फिर। यार मेरे को ये भी फील होता है कि ना मतलब दिस आई सजेशन आई गिव टू ऑल पीपल कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार जब मैं कुछ अच्छा लिखूंगा ना तभी परफॉर्म करूंगा, है ना। हाँ बट अकॉर्डिंग टू मी, how many times you perform, every time you perform it's a cycle which keep on like every time you polish yourself. So it's not like कि जब कुछ आप एग्जैक्टली। कई लोग सोचते हैं कि यार मैं इतना अच्छा नहीं सकता कि मैं एक ओपन माइक पे परफॉर्म कर सकता हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप पहले ओपन माइक में आओगे, आपको हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप सेकंड में आओगे, आप सीधा सोच रहे हो कि मैं एग्जैक्टली ऊपर वाली सीढ़ी पहुंचा, ऐसा नहीं होता। आपको ओपन माइक इज एग्जैक्टली। ऑल अबाउट जहां पर आप गलतियां करो। आई थिंक ओपन माइक इज ऑल अबाउट जहां पर हाँ लोग सीखते हैं हाँ साथ में आके, ना कि कोई किसी को जज करता है। हाँ ओपन माइक इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू लर्न टुगेदर। आई थिंक जितने भी हमारे बड़े बड़े पोइट्स हैं उन्होंने पहले कितने ओपन माइक्स किए हैं जहां वो पैसे देते थे ओपन राइट माइक में जाने के लिए, राइट और वहां पर वो राइट। सुनते थे और तब उनको धीरे धीरे वो पॉलिश हुए, फिर वो अपने मुकाम पे आए। तो मेरे को लगता है कि दिस कैन अमन बी भाई, वन। अमन भाई, आज भी अगर देखोगे ना आप, तो जितने भी स्टैंड अप कॉमिक्स है या पोएट्स है, वो जब भी नया पीस लिखते हैं ना अपना, वो डायरेक्ट अपने टारगेट ऑडियंस के पास नहीं जाते हैं, वो ओपन माइक्स में जाते हैं, वो टेस्ट करते हैं अपना कंटेंट कि भाई ये चल रहा है, फिर यहाँ पे नहीं चल रहा है तो इसको कैसे इम्प्रूव करूँ। तो लाइक आफ्टर 10 ओपन माइक्स और आफ्टर 5 to 10 ओपन माइक्स, वो एक्चुअली एक सेट ऑफ कॉमेडी लेके आते हैं, एक शो लेके आते हैं या एक पोइट्री का शो लेके आते हैं, एंड देन वो प्रेजेंट करते हैं। तो आपने जो चीज बोली कि आप धीरे धीरे ग्रो करते जाओगे, ये बिल्कुल सही है। आप रीड्राफ्ट करते जाइए, पहला ड्राफ्ट कभी फाइनलाइज नहीं होता, ये दिमाग में डाल लीजिए। वो पहला ड्राफ्ट फाइनलाइज करने के लिए आपको गुलजार बनना पड़ेगा भाई। एक बात और मैं मेरी तरफ से लाइक दिस इज काइंड ऑफ सजेशन आई कैन लाइक व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म, सो आई हैव वन थिंग इन माय माइंड कि ना आई हैव सीन पीपल व्हेन दे आर परफॉर्मिंग लाइक ऑन ओपन माइक्स, दे रीड द पोएट्री एंड देन परफॉर्म, मतलब वो सामने पेपर से या फोन में रख के पढ़ रहे होते हैं। बट व्हाट आई फील एग्जैक्टली। कि आप इतना मेमोराइज नहीं कर सकते, ठीक है मैं मान गया बात, पर जब आप उसे रीड कर रहे हो ना हाँ तो आप अपने इमोशंस में लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहे हो उस टाइम, क्योंकि आप रीड उसको देख के पढ़ रहे हो। आपका आई कांटेक्ट नहीं है उस हम्म। टाइम, आप एज एन परफॉर्मर परफॉर्म नहीं कर रहे, आप एज एन कोई बंदा स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है एज अ पोएट्री। सो दिस इज वन सजेशन कि आप कितना भी बड़ा पीस लिख रहे हो, अगर आप उसको मेमोराइज कर लोगे, जब उसको मेमोराइज कर लोगे ना हाँ तो आप उसको जी लोगे, और जब उसको जी लोगे तो आप उसको जब लोगों को सुनाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो आपका अपना है, आपको इसको याद नहीं करना पड़ा, आपने इतनी बार उसे प्रैक्टिस कर लिया ना, हाँ इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, इट्स काइंड ऑफ लाइक चेरी ऑन द केक, और मतलब आपके लिए बहुत आम बात है ये परफॉर्म करना। और तब आप अपने इमोशंस हाँ डाल पाओगे उस पर, जब आप उसे रीड कर रहे हो तब हाँ आप अपने इमोशंस नहीं डाल पा रहे हो उसमें, तब आप उसको रीड कर रहे हो जो आपने अच्छा लिखा है। बट एक होता है अच्छा लिखना, एग्जैक्टली। एक होता है अच्छा प्रेजेंट करना। हाँ, आई थिंक तो आप। मुझे मुझे हाँ, मुझे इस पे यही बोलना है कि पता है क्या अमन भाई, कोई भी आप जब मूवी देखते हो या बुक पढ़ते हो तो उसके बाद आपको एक फील होता है। लाइक आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री हम्म, इडियट मूवी जब आप अपने दोस्तों को वो डायलॉग सुना रहे होते हो ना, तो आप याद नहीं करते वो डायलॉग, आप जस्ट दिमाग में कर लेते हो, आप बोल लेते हो फटाक से। जब आप नेचुरली बोलते हो ना तो वो फुल इमोशन के साथ निकलते हैं। हम में यार सारे इमोशन होते हैं, जो नवरसा बोलते हैं ना, सब में होते हैं यार, कोई हमेशा हैप्पी नहीं रहता, कोई हमेशा सैड नहीं रहता है। पर
होता क्या है कि जब हम प्रेजेंट करने जाते हैं, हम जबरदस्ती निकालना चाहते हैं, तब हमारे इमोशन नहीं निकलते। तो हमें प्रैक्टिस उसकी करनी है कि हमारे जबरदस्ती इमोशन क्यों नहीं निकल रहे, जब हम चाहते हैं क्यों नहीं निकल रहे। तो हम क्या नाइस। करेंगे, हम मिरर के सामने अगर प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की कि भाई यार मेरे को सैड पोइट्री बोलना है ना, तो मैं थोड़ा सैड फील करूंगा, तो उससे क्या होगा कि लोग मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। जब मेरी सैडनेस उन तक के पहुंच जाएगी, तो हो सकता है मेरी पोइट्री अपने आप अच्छी हो जाए। Nice, great thing. बस। Okay, so I think I have 2-3 question more. One more question is कि अगर कोई राइटर, पहली बात तो वो अगर वो कैसे किन राइटर्स को फॉलो करे जब वो लिख रहा है कुछ, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी आर्ट फॉर्म को कर रहे हो। अगर आप मान लो अगर आप यू राइट शेयर्स एंड गजल्स, तो आप कौन से राइटर्स को सजेस्ट हाँ। करोगे कि इन राइटर्स को यू कैन फॉलो, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन राइट योर पीसेस, लाइक कि कुछ लोग मिराकी पे लिखते हैं, कुछ लोग योर कोड की ऐप पे लिखते हैं, और सम पीपल राइट ऑन देयर ओन, लाइक अपने टेक्स्ट फॉर्म में लिख लिया, है ना। you know हाँ। on Meraki you can also give your copyright at the rate with your pen name, है ना, small हाँ। texting factors। और मतलब ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अप्रोच कर सकते हो, ऐसे कौन से आर्टिस्ट है जिनको आप सुन सकते हो, और ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जहां पर आप यूज करके आप स्मॉल चीज से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सो क्यूआर कोड तो ऐप आपने जो बोल दिया मेरा कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, क्यूआर ओके। कोड एंड ऑल, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को वहां पे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और मेरे ओके। पास सेम आपके जैसा टाइम भी नहीं है इतना कि लाइक वो ऐप खोलो, उसमें लिखो एंड देन उसमें पोस्ट करो। उसमें मैं सिंपली एक प्लेटफॉर्म पकड़ के चलता हूँ, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे यार अपना कंटेंट डालते जाओ। तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो रैंडम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड उस पर डालो। मुझे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स नहीं पता है, वो अमन भाई आपको ज्यादा बताएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा वाई एम कि टेलिंग मिराकी और योर कोट ना, वहां से क्या होता है, लाइक पीपल डू हैव दिस थिंग कि आप मैं भी आई यूज्ड टू पुट ऑन इंस्टाग्राम, बट व्हाट आई डू, मैं उस ऐप से वो फ्रेमिंग और वो उसको कैसे एक बॉक्स में कन्वर्ट अच्छा, करना और कैसे एक अच्छा, अच्छा, इमोशन अच्छा। डालना। जैसे कि ये चीज भी होती है जब आप कोई पीस लिख रहे होते हो ना, तो उस पीस के पीछे आप क्या बैकग्राउंड लगा रहे हो या फिर क्या लाइटिंग डाल रहे हो, अच्छा। वो भी उस पीस को बहुत एग्जाम्पल करता है। तो वो सब चीजें ना उस ऐप से हेल्पफुल हो जाती है, इजी टू यूज। लाइक जैसे कि अच्छा, अगर आप आप या आप डिजाइनिंग के बारे में बात डिजाइनिंग कर की रहे हो नहीं, मतलब इजीली, तो। जैसे अब मैं अगर मिराकी पे गया तो मिराकी पे क्या है, देयर इज वन थिंग कि अब मैं वहां इंग्लिश में लिख सकता हूँ, हिंदी में लिख सकता हूँ, वहां पर डिक्शनरी ओपन हो जाएगी, मैं उसको हिंदी में लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख सकता हूँ, नीचे अपना कॉपीराइट दे सकता हूँ, वहां पर आई हैव बैकग्राउंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मैं वहां पर लिखूंगा और वो अपने आप फ्रेम होकर बन जाएगा पीस, और मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप, और मैं उसको पोस्ट कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग हाँ, से हाँ, कोई हाँ। ऐप कैनवा या फिर, और मिराकी पे क्या आपका अकाउंट राइट, है, राइट, राइट, तो लोग आपको क्या करेंगे, वहां पर आपको लाइक भी करेंगे आपकी पोस्ट को। आई एम नॉट वॉच कि राइट, 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 राइट। आपको लोग लाइक कर रहे नहीं कर रहे, उससे मैटर नहीं करता। बट उस ऐप से क्या होगा कि आपको एक जगह मिल जाएगी लिखने की, जैसे कि आप नोट पैड पे लिखते होंगे या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे लिख के फिर इंस्टाग्राम पे डालते होंगे। तो हाँ, दिस इज नाइस थिंग कि राइट, राइट। इंस्टाग्राम इज अ नाइस प्लेटफॉर्म व्हिच इज ग्रोइंग नाउअडेज, तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो। दैट्स नाइस बिल्कुल, थिंग। बिल्कुल। राइटर्स कौन से सजेस्ट इसमें करोगे आप? हाँ जी। इसमें जस्ट अमन भाई एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं कि मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ कि आप व्हाट्सएप पे या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना पीस लिखो, लाइक टाइप करो पीस। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ कि ओके। आप डायरी और पेन लेकर लिखो, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है। तो जब आप कोई भी चीज पेज पर लिख रहे होते हो ना, जब आपका हाथ काम कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ आप कभी भी टाइपिंग फास्ट करते हो लिखने से, तो आप जब लिख रहे होते हो ना, तो आपका जो दिमाग होता है ना, तो आपके थॉट्स को चैनलाइज करता है, प्रॉपर फ्लो में भेजता है। तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा ना कि आप जब बात कर रहे होगे या आप कोई भी थॉट प्रेजेंट करोगे ना आपका, तो वो एक फ्लो में जाएगा, उसको ब्रेक नहीं होगा। ये चीज मैं खुद सीख रहा हूँ। मैंने लाइक 1-2 साल हो गए मैंने अपना डेली डायरी लिखना शुरू किया है। उससे पहले मैं भी नहीं लिखता था। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप नहीं, डायरी यूज कीजिए, आई ऑफ कोर्स ये आई प्लेटफॉर्म यूज। टोटली सेकंड योर पॉइंट जो आपने बोला ना, जब हम लिखते हैं तो वो एक अच्छा पीस, बिकॉज कई काफी बड़े बड़े शायर अभी भी डायरीज में लिखते हैं, है ना, यू डोंट यूज एप्स। बट वो ऐप मैंने इसलिए बोला, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि यार लाइक एक आर्टिस्ट ने एक अप्रिसिएशन का बहुत भूखा होता है, तो अगर मैंने कोई आर्ट हाँ, पीस लिखा, मैं उस पीस को, और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, आपने कोई पीस लिखा है ना, उसे अपने तक मत रखो, दुनिया को दिखाओ। क्यों? एटलीस्ट उस चीज पे हाँ। कमेंट तो आएंगे, उस चीज की बात तो होगी, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, एग्जैक्टली, बात तो हो रही है ना, आपकी बात हो रही है जनता के अंदर, एग्जैक्टली। विच गिव यू हाँ, सम हाँ, हाँ। ट्रिगर की इधर टू पुश दैट अप,
और इधर यू कैन कम डाउन। बट मेरे को लगता है कि अगर आपको कहीं पर क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है तो वो भी कमेंट है आपके ऊपर, लोगों ने आप पे टाइम इन्वेस्ट किया कि आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका काम हो चुका है हाँ ना। हाँ तो समवेयर वो हाँ चीज हाँ। आपको मतलब आपको लोगों को शो भी करनी होती है कभी कभार की, मतलब जस्ट फॉर योर बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिगर इन योर लाइफ की कीप ऑन राइटिंग, जस्ट फॉर मोर अप्रिसिएशन, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिलता है तभी तो आप आगे बढ़ते हो जिंदगी में। आर्टिस्ट हाँ इसी चीज हाँ का भूखा होता है कि लोग उसे सुन लें और उसको थोड़ी खुशी मिल जाए, वो लोगों को समझा सके और खुद को समझ सके, है ना। तो उसे वैसे से एग्जैक्टली। बोल रहा था, बट जो आप बोल रहे हो राइटिंग लिखना, दैट आई टोटली एग्री कि पेन पेपर से लिखना यू हैव टू स्टार्ट। एक एक अमन भाई, इसी के थोड़ा थोड़ा सा अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रखना चाहूंगा। ओके। दिव्य प्रकाश दुबे करके है, वो एक राइटर है। अपोजिट नहीं बोलेंगे, इसके फेवर में ही है कि उनका बोलना ये है कि जब आप कोई पीस लिखते हो ना, तो आप उस पीस को जी रहे होते हो, आप इंजॉय कर रहे होते हो। तो आप उस पीस से मतलब इतना निचोड़ लो खुद को, लाइक आप कोई पोएट्री लिख रहे हो या ये लिख रहे हो, तो उससे इतना हैप्पीनेस निचोड़ लो, आप खुद को इतना डाल दो कि उसके बाद उसको लाइक अप्रिसिएशन मिले या उसको कोई गालियां दे, ये बोनस होना चाहिए। ये सारी चीजें बोनस है। कोई गालियां देगा तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, कोई अप्रिशिएट करेगा तो मैं समझूंगा और उसको और अच्छा बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें बोनस है। आप उस चीज को इतना जी लो ना यार कि उसके बाद कोई चीज ही नहीं बाकी पड़े कि लाइक आ रहे, कमेंट आ रहे, कोई मतलब ही नहीं, कोई मैटर नहीं करता, वो बोनस है सारी चीज। तो बस नाइस। यही है उनका पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। जी। ओके, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। रोहन, मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपका ऐसा पीस है जो कि आपको भी लगता है कि मैंने पीस कैसे लिख दिया, है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पीस, है ना, हाँ कि ये मैंने पीस कैसे लिख दिया। तो मैं उस पीस को भी सुनना चाहूंगा कि आप वो पीस क्या, आप उसके एक दो लाइन बता सकते हैं। बट मुझे एज एन जर्नी ऑफ अ पीस, दैट पीस मुझे वो जाननी है कि वो पीस आपके पास कैसे आया, फिर उस पीस को आपने कैसे कन्वर्ट किया, और फिर आप क्या सोचते हो कि वो पीस आपका बेस्ट कैसे निकल के आया, आप उस पीस को कैसे बेस्ट मानते हो। तो वो एक जर्नी एक पीस की क्या थी ना, आप उस पीस को लेके वो जर्नी बताओ अपनी, और उसको एक जर्नलाइज एक चैनल दे दो ताकि बाकी लोगों को समझ आए कि एक पीस की जर्नी क्या होती है, व्हेन वी राइट अ पीस उसकी जर्नी क्या होती है, और आप उस कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो उस पीस का। ओके, 100%। इसकी जर्नी एक्चुअली थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा। 2014 में अपनी नई सरकार बनी थी एंड 2016 में मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैं बहुत ज्यादा सरकार के फेवर में था। तो लाइक तब मैंने एक पीस लिखा था जो बहुत ज्यादा सरकार के फेवर में था। लाइक ओके। मैं अप्रिशिएट कर रहा था सरकार को कि यार ये अच्छी सरकार है, ये कुछ करेगी। ओके। लाइक और उसके बाद जैसे जैसे चीजें बदली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदला। इंडिया में नहीं मानते लेकिन मेरे थॉट्स ग्रो होने लग गए। तो ग्रो होने के बाद मैंने एक पीस लिखा इनकलाब करके, जिसमें मैंने सरकार की बुराइयां बताई है। बट उसका एंड मैंने कुछ अलग किया है जो नॉर्मल पोइट्स नहीं करते हैं। तो वो पीस कुछ ऐसा था कि लफ्ज की तलाश में तू लाश बन के फिर रहा, सुकून दे अपने जिस्म को, तू इतना क्यों भटक रहा, जो कल सत्ताधीश थे वो आज भी अधीश है, वो काम जो भी कर रहे वो नाम के ही काम है, धर्म धर्म बोल कर व्यापार है चल रहा, कोई सवाल पूछे तो भक्त है उछल रहा। अब आपको इस लाइन में से समझ चुका होगा कि मैंने क्या किया। मैंने सिंपली न्यूज देखी है जो एक्चुअली कंट्री में चल रहा है। तो इसका बेसिकली दो चीजें इसमें, एक तो रिदम और वर्ड्स कहाँ से पकड़े मैंने, दूसरा थॉट कहाँ से आया। तो पहले थॉट की बात करूंगा। तो आपको कोई भी थॉट कैसे आता है ना, आप एक तो ऑब्जर्व करते हो, या आप वो चीज को लाइक फील करते हो, या आप वो चीज को इमेजिन करते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली पोएट्री थी। मैंने ऑब्जर्व किया करंटली देश में क्या सिनेरियो चल रहा है, और उस पे से ये थॉट आया। अब दूसरे साइड में चलेंगे कि इसको क्राफ्ट कैसे किया मैंने, इसको रिदम कैसे दिया, इसके वर्ड्स कैसे मिले। तो एक कोई तो भी पोएट्री है, रैंडम पोएट्री में यूट्यूब पर देख रहा था, उसका सेम रिदम था कि लफ्ज की तलाश में तुलाश बन के फिर रहा, सुकून दे अपने जिस्म को तो इतना क्यों भटक रहा। वो रिदम मुझे पसंद आ गया। मैंने बोला भाई ये रिदम पे अपने को लिखना है। बट उसका रिदम थोड़ा सा स्लो था, तो मैंने बोला यार मैं इतना स्लो नहीं लिख पाता, मैं गाता नहीं हूँ, तो अपन इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो वो रिदम को मैंने फास्ट किया एंड उसमें जस्ट शब्द पिरोते गया एंड देन वो बन गया कि लाइक। तो उसका एक शेर था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, मैंने इंस्टा वगैरह पे भी डाला है कि अर्ज किया है कि फीमेल यहाँ अनसेफ है और सोच 5 ट्रिलियन की है, फीमेल यहाँ अनसेफ है और सोच 5 ट्रिलियन की है, गरीबी रिसेशन अभी है जूसर साहब, गरीबी अभी मिलियन की है। क्या रिसेशन बात। करप्शन है अभी जूसर साहब, गरीबी अभी मिलियन की है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं स्टैच्यूज हमारा ताज है, मीडिया अब नहीं रहा बस एमओडीआई का राज है। तो
ऐसा वो किया था। तो थॉट प्रोसेस तो यार उसके पीछे यही था कि एक ऑब्जर्वेशन से थॉट आया एंड उसको एक रिदम में क्राफ्ट करते 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 गए। जो आपने बात बोली ना कि आपने पहले अप्रिशिएट लिखा था गवर्नमेंट के लिए 2014 में, है ना? हाँ देन आपने उसका अपोजिट लिखा। तो इससे दिस वन हाँ मोर थिंग कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो शायद इस चीज को ऐसे ले ले। तो मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा कि इट जस्ट कि आर्टिस्ट तक किसी फीलिंग को, थॉट को डाल रहा है अपने पीस में, इट डजेंट मीन कि वो चीज गलत है, वो चीज सही है। वो उसके हाँ पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से उस बिल्कुल टाइम वो गलत है। मान लो बिल्कुल। जिस टाइम आपने 2014 में वो पीस लिखा था, उसका अप्रिशिएशन किया था, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब वो चीज ठीक थी, मे बी किसी और के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो चीज तब भी गलत थी। बिल्कुल बिल्कुल और जब आपने उसका अपोजिट लिखा तो किसी को वो पसंद आ रहा होगा, बिल्कुल। है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो गलत और आप सही है, आप सही और वो गलत। इट जस्ट की एक आइडिया है, एक इमोशन है जो आपने लिखा पीस के अंदर। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी पीस होता है ना, उसको एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना चाहिए ऑडियंस को, ना कि उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, या वो इंसान कौन से कहां से आ रहा है, या वो इंसान कहाँ को बिलोंग करता हाँ है। लाइक ये लोग ऐसे मिथ्स बना देते हैं कि ये इंसान इस चीज को बिलोंग करता है इसलिए इसने इसका अपोजिट लिखा। नो गाइस, इट जस्ट की उस इंसान को फीलिंग आई और वो फीलिंग को बताना चाह रहा है। आप उससे एक्सेप्ट कर लो ना एक्सेप्ट करो, योर आपका कॉल है, बट उस इंसान को रोक नहीं सकते ना कि वो क्या हाँ सोच रहा है उस टाइम, है ना? तो बिल्कुल इससे आप ये बिल्कुल ना बिल्कुल सोचो कि बिल्कुल। मतलब ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था इस चीज से, बिकॉज जो लोग पॉडकास्ट को देखेंगे वो लगेगा, उसको लगेगा कि यार वो ये जो जनरली वो इस रेफरेंस में बोल रहा है। इट जस्ट कि वो उसका माइंड ऑफ थॉट है यार, उसको अपने थॉट से रहने दो ना। उसको अगर आप पीस देखोगे हाँ तो वो क्या वाह पीस है, बट अगर उसको आप ऑफेंसिव देखोगे तो फिर आपको ऑफेंसिव लगता रहेगा वो। हाँ, मुझे मुझे पता है क्या, एक मेरी थ्योरी ऐसी थी कि आजकल इंडिया में लोगों को जनरलाइज करने की बहुत आदत हो चुकी है। मतलब हमें अगर 10 बजे भी उठना होगा ना, तो हम 9:50 का सपोज अलार्म लगाएंगे ना, तो हम देखेंगे यार 9:50 हो गए ना, 10 बजे उठेंगे। एक क्या बोलते उसको, लाइक वो क्या बोलते उसको, नंबर के अराउंड कर देते अपन, कट राउंड ऑफ, फिगर करने की बहुत कट ऑफ आदत लग राउंड गई। फिगर, हाँ। राउंड फिगर, जनरलाइज करने की। तो लाइक सपोज कोई आर्टिस्ट अगर राइट विंग की बातें कर रहा है ना, तो लोग उसको जनरलाइज कर देते हैं, अबे ये तो राइट विंग वाला है। या कोई हम्म। लेफ्ट विंग की बातें कर रहा है तो ये तो लेफ्ट विंग वाला है। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा न्यूट्रल होते हैं। उनको वो मोमेंट पे, जैसे आपने बोला कि वो मोमेंट पे जो थॉट आया वो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। अब उस पे उनका हक नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त कहता है, अपूर्व राजपूत, कि आपने जब कोई कविता लिख दी, कोई पीस लिख दिया, अब आप पे उसका हक नहीं है। आप बस उसको एंजॉय कर सकते हो, लोग एंजॉय कर रहे हो उसको देख सकते हो। अब आपको उसका हक नहीं है। अब लोगों का उस पर हक है, लोग उसको जो कहना है वो कहेंगे। तो आप उससे दूर हो, अलग हो, आपने एंजॉय कर लिया। नाइस नाइस यार। आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे एक पीस लिखते हैं और एक क्या क्रिएटिविटी होती है। एनीथिंग एल्स रोहन बिल्कुल। यू फील कि ये चीज और ऐड अप कर सकते हैं हम पॉडकास्ट में एट द एंड? यू कैन से दैट, और एल्स वी गोना कमिंग टू विल कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आपको कुछ लगता है कि और कोई हाँ चीज है हाँ। जो मिस कर चुके हैं, या मैंने ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पूछे? बिकॉज मतलब मैं शॉर्टेज है मेरे पास काफी। एक क्वेश्चन आपने पूछा था, शायद से मैंने उसको आंसर नहीं किया, कि कौन कौन से राइटर्स को पढ़ना चाहिए। या और उसका एक दो वर्ड्स में मैं आंसर दूंगा कि रीड रैंडम। जो राइटर मिल रहा है पढ़ो। और मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैंने राइटिंग कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि इसका बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। मैं जब फिफ्थ और सिक्स में राइटिंग करना शुरू किया, तो मैं क्या करता था ना, कि लाइक राहत इंदौरी हो गए, कुमार विश्वास हो गए, इनका शेर उठाता था और अपने नाम से चेपता था। ओके। ये मैं पब्लिकली बोल सक रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खुद का शेर लिखता हूँ। ये मैं लेता था और पब्लिकली चेप देता था। तो ये करीब मैंने 5 से 6 साल तक के किया। पर जब 11वीं 12वीं में पहली बार परफॉर्म किया और जब पकड़ा गया, हम्म। तब बहुत एम्बेरस हुआ कि मैंने कुमार विश्वास का कोई दीवाना कहता है इतना मकबूल शेर मैंने खुद के नाम से चेप दिया। तो सीन ऐसा हुआ कि उसके बाद में फिर मेरे को बहुत एम्बेरसमेंट हुआ। तो मैंने बोला यार नहीं, अपना लिखना है। और जब फिर अपना लिखना शुरू किया ना, तो हुआ मतलब मैं बोल सकता हूँ थोड़ा, कि थोड़े बार वर्ड्स आने लगे, थोड़े बार सूझने लगा, धीरे धीरे ग्रो करते गया। और जब मैं अब वो जर्नी को देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम, लाइक चेपने, शेर चेपना है किसी का, या किसी का अपने नाम से बोलना है वो शेर, तो वो ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे शायर पढ़ लिए। लाइक मैंने राहत हम्म। इंदौरी पढ़ लिया, मैंने कुमार विश्वास हम्म। पढ़ लिया, मैंने वसीम बरेल भी पढ़ लिया, मैंने गुलजार
ये गालिब को थोड़ा पढ़ा, ताहिर लुधियानवी को पढ़ा। तो ये जितने भी बड़े बड़े शायर नाम है, मेरे को जितने टॉप ऑफ द माइंड है अभी बताया, तो इनको थोड़ा फार पढ़ा है, इस वजह से मेरे को थोड़े वर्ड्स मिले, मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए थॉट्स मिले और मैं खुद का लिख पाया। तो लास्ट तो लाइन यही बोलूंगा कि आप जो शायर को पढ़ सके, जो मिल रहा है, जैसी बुक मिल रही है, एक रेखता करके काफी अच्छी वेबसाइट है, हिंदी नामा करके, हिंदवी करके एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए, आपको डिजिटल पीसेस मिलेंगे। अगर आपको बुक खरीदने के पैसे नहीं है तो आप वहां पर जाकर पढ़िए, रोज एक शेर पढ़ना है, ज्यादा नहीं, रोज एक शेर पढ़ना है। तो आपके पास सोचिए ना 365 शेयर का कलेक्शन हो जाएगा। मैं आज भी जब डायरी लिखता हूँ ना, इससे पॉडकास्ट के बाद जो डायरी लिखूंगा, तो मैं रोज एक शेर किसी अनजान शायर का लिखता हूँ अपनी डायरी में। क्यों? क्योंकि एक साल में मेरे पास 365 शेयर का कलेक्शन हो जाएगा, जो मैं कभी भी रैंडमली कोट कर सकता हूँ। और ये बहुत खास बात होती है कि जब आप किसी को कोट करते हो ना, तो लोग आपको होशियार समझने लगते हैं। नाइस नाइस नाइस, ग्रेट यार। मतलब ऑन द होल आई कैन से कि दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कि हमने बात करी पीस कैसे लिखा जाता है। और थैंक यू सो मच रोहन फॉर ऑल योर थॉट्स एंड ऑल योर थिंग्स। आई होप सो पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट समवेयर इट्स हेल्पफुल फॉर देम कि आप एक पीस को कैसे लिख सकते हो। ओके, सो रोहन, थैंक यू सो मच फॉर लाइक फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी। और सबको मैं बता दूं कि मैं कुछ इतना बड़ा शायर नहीं हूँ या इतना बड़ा कुछ लिखता नहीं हूँ। जस्ट मैं लोगों को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि यार वो थॉट्स मैंने मेरे जरिए क्यों होना, बट आप तक के पहुंचाने चाहिए। कई शायर ऐसे हैं जो लाइक उतने मकबूल नहीं हो पाते, उतने फेमस नहीं हो पाते अपनी लाइफ टाइम में, बट शायद से मैं किसी रैंडम शायर का कोई शेर पढ़ता हूँ या कोई थॉट पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू अगर वो आपके तरफ, मतलब आपके पास पहुंच सकता है, तो वो शायर भी लाइक उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी उसका भी थॉट शेयर हो चुका है और थोड़ा मेरा भी नाम बन जाएगा उसमें। Okay, so thank you so much, Rohan, for your time. So, guys, make sure you will meet in the next podcast. We keep on recording podcasts with people. So, bye bye, take care, and have a nice day. Sure. Thank you so much.